नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। मैया सम्मान योजना जल्द लाभुकों के चेहरे पर लौटेगी मुस्कान, खाते में एक साथ आएंगे 5,000 रुपए। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही लाभुकों के चेहरे पर मुस्कान लौटने की उम्मीद है। राज्य सरकार जल्द ही इस महत्वाकांक्षी योजना की 16वीं किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी करने वाली है और कई जिले में 16वीं किस्त के पैसे भेजे भी जा रहे हैं। साथ ही सरकार उन महिलाओं को डबल फायदा देने का फैसला किया है जिन्हें पिछली यानी 15वीं किस्त नहीं मिली थी। इन लाभार्थियों को इस बार 16वीं किस्त के साथ कुल 5,000 मिलेंगे। जिन महिलाओं को पिछली सभी किस्तें समय पर मिली हैं उन्हें इस बार भी सामान्य राशि 2,500 मिलेगी। नवंबर माह की राशि नहीं मिलने से सभी लाभुक अब बेसब्री से दिसंबर का इंतजार कर रही हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो 16वीं किस्त दिसंबर के दूसरे हफ्ते में महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। सरकार ने एक बार फिर डीबीटी सिस्टम के जरिए सीधे बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। योजना की किस्त विभाग की गाइडलाइन और मापदंडों के आधार पर भेजी जाएगी। आपका आधार बेस्ड सिंगल बैंक खाता होना अनिवार्य है। साथ ही योजना की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए। योजना में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यानी योजना का फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सही दी गई हों। ऐसे में आपकी किस्त खाते में भेज दी जाएगी। जानलेवा कफ सिरप कारोबार पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड, यूपी, गुजरात के 25 ठिकानों पर छापेमारी। जानलेवा कफ सिरप की अवैध खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने सुबह बड़ी कार्रवाई शुरू की। करीब 7 बजे शुरू हुई इस छापेमारी में झारखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कुल 25 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी जा रही है। झारखंड में इस कफ सिरप के कारोबार से जुड़े रांची स्थित शैली ट्रेडर्स भी ईडी की रडार पर है। सूत्रों के अनुसार यह जानलेवा कफ सिरप झारखंड में मुख्य रूप से शैली ट्रेडर्स के माध्यम से बेचा जाता था। ईडी लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, अहमदाबाद और रांची के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। कार्रवाई के दायरे में इस कारोबार से जुड़े कई व्यापारी और सीए विष्णु अग्रवाल भी शामिल हैं। ईडी की टीम झारखंड के व्यापारी शुभम जायसवाल के तुपुदाना स्थित गोदाम और उसके आवास की तलाशी भी ले रही है। बताया जा रहा है कि रांची के शैली ट्रेडर्स के जरिए इस जानलेवा कफ सिरप का सालाना कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक का था। ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस खतरनाक कफ सिरप की आपूर्ति श्रृंखला किन राज्यों में फैली है और इसके वित्तीय लेन देन कैसे संचालित किए जा रहे थे। झारखंड से 27 बच्चों की तस्करी, नेपाल भेजने का आरोप, धर्म परिवर्तन की भी आशंका। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने 27 बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन देने के बहाने तस्करी कर नेपाल ले जाने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्हें दूसरे धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने बताया कि यह घटना तब सामने आई जब हाल ही में 27 बच्चों में से 2 बच्चे तस्करों के चंगुल से भागने में कामयाब रहे और फिर घर लौटने पर उन्होंने अपने माता पिता को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि जांच के तहत एक टीम को उन दोनों बच्चों के गांव में भेजा गया था, जहां यह पता चला है कि उस गांव के 11 अन्य बच्चों को बहला फुसलाकर नेपाल ले जाया गया। पुलिस अधिकारी एसपी ने बताया कि तस्करी का शिकार हुए बच्चों में से 4 और बच्चे बुधवार को वापस लौट आए हैं। एसपी ने बताया कि 11 बच्चों में से 5 अब भी नेपाल में हैं और जिला प्रशासन उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। रेणु ने कहा कि जिले के अन्य हिस्सों के 16 बच्चों के बारे में भी इसी तरह की सूचना हमारे संज्ञान में आई है, लेकिन अभी तक उससे संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। एसपी ने बताया कि कथित तस्करी के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिकारी ने मामले में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है। झारखंड के 7 जिलों का तापमान 9 डिग्री से कम, 3.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा कांके। सुबह कोहरा के बाद आसमान रहेगा साफ। झारखंड में ठंड अब अपनी पूरी रंगत में है। सुबह से ठंडी हवा के चलने से लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 7 जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं 3.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा कांके, रांची रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वहीं राज्य में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य के मध्यवर्ती हिस्सों
हिस्सों में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति भी बनी। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री कांके में दर्ज किया गया। इधर पिछले 24 घंटे में रांची, डाल्टनगंज, बोकारो थर्मल, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार और सरायकेला का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। चाईबासा का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं खूंटी का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड पड़ने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया। रात में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में आने वाले यात्रियों के साथ रिक्शा चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं बोकारो सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर कुंवर अभिषेक आर्य के अनुसार ठंड में ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, खून गाढ़ा हो जाता है और हृदय पर दबाव बढ़ जाता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कंबल के इंतजार में ठिठुर रहे गरीब, आधी ठंड बीती, 18 जिलों में अभी कंबल के लिए टेंडर नहीं। झारखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कांके का पारा 3 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। 13 जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। आधी सर्दी बीत गई है। गरीब सड़क पर ठिठुर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कंबल नहीं मिला है। मिले भी कैसे? अभी तो 24 में से सिर्फ 6 जिलों लातेहार, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा और गिरिडीह में ही टेंडर फाइनल हुआ है। इन जिलों ने वर्क ऑर्डर दिया है, लेकिन अब तक आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। राज्य में 9,20,000 कंबल की खरीद होनी है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट तय है। विभागीय सचिव मनोज कुमार ने जिलों को हर हाल में 15 दिसंबर तक कंबल वितरण का टास्क दिया था, लेकिन हालात को देखते हुए यह संभव नहीं लगता। इस बार ऊनी कंबल की जगह मिंक कंबल खरीदने का निर्णय हुआ है। ये कंबल पॉलिस्टर से बने होते हैं, इसमें ऊन का अंश नहीं होता है। राज्यसभा सदस्य आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि सरकार को ऊनी कंबल ही खरीदना चाहिए था। गांव में लोग अलाव तापते हैं, मिंक कंबल में आग पकड़ने का भय रहेगा। 15 दिसंबर से शुरू होगा शैक्षणिक सत्र। स्किल क्रांति स्नातक वोकेशनल में पढ़ाई के साथ 25,000 रुपए प्रति माह तक स्टाइपेंड। केंद्र सरकार की स्किल इंटीग्रेटेड उच्च शिक्षा योजना को रांची यूनिवर्सिटी ने इसी शैक्षणिक सत्र से लागू करने का निर्णय लिया है। कुलपति प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह की पहल पर आरयू के कॉलेजों में स्नातक वोकेशनल, बी वोकेशनल कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, 3 दिन बाद 15 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इन कोर्सों में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई के साथ 25,000 रुपए तक का मासिक स्टिपेंड मिलने का प्रावधान है। यानी पहली बार झारखंड में कॉलेज के छात्र पढ़ाई करते करते ही जॉब जैसा अनुभव प्लस इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्लस आर्थिक सहायता, तीनों का फायदा उठा सकेंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन इस योजना को लेकर बेहद उत्साहित है। बी वोक के कोर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि छात्र हर सेमेस्टर में इंडस्ट्री लिंक्ड वर्क करेंगे। इस दौरान कंपनियां, पार्टनर इंडस्ट्रीज और सेक्टर स्किल काउंसिल्स छात्रों को प्रति माह का स्टाइपेंड देगी। कंपनी अपनी पॉलिसी के अनुसार छात्रों को प्रोजेक्ट बेस्ड पेमेंट, ट्रेनी लेवल इंसेंटिव, ऑन जॉब ट्रेनिंग अलाउंस प्रदान कर सकती है। मुख्य विशेषता है स्थापना, यानी छात्र वास्तविक इंडस्ट्री, अस्पताल, वित्त संस्थान, होटल, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, आईटी कंपनी या फील्ड यूनिट में प्रशिक्षण लेंगे। इस कोर्स में 70% तक प्रैक्टिकल का प्रावधान है। वहीं सिर्फ 30% थ्योरी क्लास संचालित की जाएगी। कंपनी एचआर द्वारा मूल्यांकन भी करने का प्रावधान है। सीएम हेमंत सोरेन ने की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना। पूछा, बॉर्डर की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी? शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट के पक्ष में बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कोविड वैक्सीन, इंडिगो संकट, दिल्ली ब्लास्ट, घुसपैठ और देश की लचर अर्थव्यवस्था का हवाला देकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां से अधिक रेवेन्यू मिलता है, मगर बदले में धूल मिट्टी मिलती है और यहाँ विस्थापन, प्रदूषण तथा पलायन जैसी समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल कटौती का नया रूप चल रहा है। इसमें पैसा काटेंगे, उसमें पैसा काटेंगे, वोटर लिस्ट से आपका नाम काटेंगे, वोट काटेंगे, आपका राशन काटेंगे, बिजली काटेंगे और आपका घर तोड़ेंगे। यही सब चीजें आजकल चल रही हैं। देश को इन्हीं सब चीजों में उलझा रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2014 से आज तक के कार्यकाल में कभी मंदिर तो कभी मस्जिद, कभी रेल तो कभी हवाई जहाज दुर्घटना, लाखों लोग मर रहे हैं। न जाने किस नक्षत्र में राजपाट संभाला है। हाल में पता चला है कि कोविड वैक्सीन की वजह से बीमारियां तेजी से फैली हैं। ये अनुसंधान का विषय है। ये वैक्सीन सही था या नहीं? कोई अपंग पैदा हो रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है। इससे साफ है कि हड़बड़ी में जिस तरह से देश की दिशा बदलना चाह रहे हैं वो अच्छा नहीं है। रिसर्च के नाम पर सन्नाटा है। देश में क्या रिसर्च हुआ जिस पर दुनिया गर्व करे?
धनबाद में ईडी की छापेमारी, कोयला कारोबारी के ठिकानों पर रेड, दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही टीम। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक बार फिर धनबाद में कार्रवाई की है। शुक्रवार की सुबह ईडी ने कोयला कारोबार और आउटसोर्सिंग से जुड़े कई बड़े ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। एजेंसी की टीम डेको आउटसोर्सिंग के संचालक और ट्रांसपोर्टर मनोज अग्रवाल के ठिकानों पर तलाशी ले रही है। ये कार्रवाई अवैध कोयला कारोबार के जरिए हुई कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा बताई जा रही है। सुबह करीब 7:30 पर ईडी की गाड़ियां धनसार स्थित मनोज अग्रवाल के आवास पहुंची। कुछ ही देर में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने परिसर को घेर लिया और अधिकारी घर के अंदर दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच में जुट गए। ईडी की इस छापेमारी ने शहर में हलचल बढ़ा दी है। अचानक हुई कार्रवाई से कोयला कारोबार से जुड़े लोगों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। इलाके में सुबह से ही ईडी की मौजूदगी को लेकर चर्चा तेज है और स्थानीय लोग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के अनुसार बीते माह धनबाद में लगभग 18 ठिकानों पर हुई बड़ी रेड से मिले दस्तावेजों और वित्तीय गतिविधियों की पड़ताल के आधार पर यह कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। ईडी टीम कई घंटों से लगातार तलाशी अभियान में लगी हुई है और आगे भी कार्रवाई जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर घाटी से गिरी बस, 9 यात्रियों की मौत, सड़क पर बिखरे शव, सामान, 40 यात्री थे सवार, घायलों को भद्राचलम में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित मारेडमिल्ली घाटी पर एक यात्री बस पलट गई। हादसे में 9 यात्रियों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, जबकि कुछ यात्री घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए भद्राचलम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। मामला मारेडमिल्ली थाना क्षेत्र का है। हादसे के समय बस में 40 यात्री सवार थे। घटनास्थल की तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें दिखा है कि बस घाटी से गिरकर नीचे घनी झाड़ियों में फंस गई। कई यात्री बस से नीचे सड़क पर गिर गए। सड़क पर मृतकों के शव और लोगों का सामान बिखरा पड़ा था। बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर की सुबह बस अरकू से रायलासीमा चिंतूर जा रही थी। इसमें करीब 40 यात्री सवार थे। इसी बीच घाट में बस अनियंत्रित हुई और नीचे गिर गई। हादसे के बाद उस मार्ग से गुजर रहे लोगों ने मदद की और घायलों को बाहर निकाला। रांची से लखनऊ के बीच चलेगी ट्रेन, रोजाना चलाई जाएगी राजधानी एक्सप्रेस। जनवरी-फरवरी में कई ट्रेनें रद्द होंगी। रांची से लखनऊ के बीच नई ट्रेन चलेगी। यह पलामू अयोध्या के रास्ते लखनऊ जाएगी। वहीं रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रोजाना चलेगी। सप्ताह में 3 दिन लोहरदगा पलामू के रास्ते और 4 दिन हजारीबाग कोडरमा होकर जाएगी। यह जानकारी पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने दी। वहीं सिकंदराबाद मंडल के काजीपेट बल्हार शाह रेलखंड के अंतर्गत नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण जनवरी-फरवरी में कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। इधर पलामू सांसद ने कहा कि वे हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, चतरा सांसद कालीचरण सिंह और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के साथ बुधवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले थे। इसी मुलाकात में यह सहमति बनी। उन्होंने बताया कि कोहरे के कारण रद्द की गई झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को शुरू करने की सहमति भी दी है। रक्षा राज्य मंत्री व रांची सांसद संजय सेठ ने भी गुरुवार को रेल मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने हटिया आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जयपुर तक चलाने की मांग की। साथ ही रांची से अहमदाबाद के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने का आग्रह किया। गोड्डा में विवाह भवन के बंद कमरे से युवक का शव बरामद, सल्फास की गोलियां और शराब की बोतलें मिली। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित सिंह विवाह भवन में गुरुवार को एक बंद कमरे से 40 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। विवाह भवन के संचालक अजय कुमार सिंह ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मेहरमा थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे की छिटकनी तोड़कर अंदर प्रवेश किया। मृतक की पहचान विजय कुमार सिंह 40 वर्षीय निवासी मुंगेर बिहार के रूप में की गई है। विजय रेलवे में ग्रुप डी के पद पर कार्यरत थे। उनकी पोस्टिंग फिलहाल टाटा नगर में थी। कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को सल्फास की गोलियां और शराब की खाली बोतलें बरामद हुई हैं। हालांकि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। थाना प्रभारी ने बताया कि विजय पहले 2 वर्षों से अपने घर नहीं गए थे और न ही पत्नी या ससुराल पक्ष से कोई संपर्क रखते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया है। मृतक के बड़े भाई संजय कुमार सिंह के अनुसार विजय 2 दिसंबर को टाटा स्थित अपने रिश्तेदार के यहाँ एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां से 9 दिसंबर को लौटने के बाद वह मेहरमा के सिंह विवाह भवन में ठहरे हुए थे। 12 दिसंबर की सुबह परिवार को उनकी मौत की जानकारी दी गई। करीब 15 वर्ष पहले विजय का विवाह भागलपुर के बहादुरपुर में हुआ था। उनकी एक 10 वर्षीय बेटी तृष्णा कुमारी है। रेल मंत्री से मिले रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रांची में रेल सुविधाओं के विस्तार की रखी मांग।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रांची को मिल रही रेल परियोजनाओं के लिए रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही रांची में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग की और आग्रह पत्र भी सौंपा। संजय सेठ ने रेल मंत्री को बताया कि रांची से हर दिन बड़ी संख्या में लोग अलग अलग शहरों की यात्रा करते हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण शहरों से सीधी ट्रेन नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में नई ट्रेनों के परिचालन और मौजूद ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की जरूरत है। झारखंड में इस तरह आदिवासी जमीन खरीदने वालों की खैर नहीं, होगी कार्रवाई। झारखंड सरकार सीएनटी व एसपीटी एक्ट से आच्छादित जमीन की अवैध खरीद बिक्री पर कार्रवाई करेगी। सादा पट्टा के माध्यम से जमीन का अवैध हस्तांतरण से संबंधित मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सत्र के दौरान विधायक राजेश कच्छप के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने यह आश्वासन दिया कि कच्छप ने भू वापसी सुनिश्चित करने व अन्य समस्याओं के निदान के लिए भू राजस्व मंत्री को पीठासीन जज बनाते हुए न्यायालय का संचालन राज्य हित में करने की मांग की थी। उन्होंने भू वापसी से संबंधित मामलों का शीघ्र निदान करने का आग्रह किया। कहा कि सीएनटी एक्ट से आच्छादित लगभग 1,05,000 मामले लंबित हैं। मंत्री श्री बिरुआ ने कहा कि मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को समापन भाषण देते हुए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि 5 से 11 दिसंबर तक चले इस सत्र में सदन ने राज्य से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की। कई महत्वपूर्ण विधायी एवं वित्तीय कार्य संपादित किए गए। सत्र के दौरान कुल 301 प्रश्न स्वीकार किए गए, जिनमें से 121 अल्पसूचित, 148 तारांकित और 32 अतारांकित प्रश्न शामिल रहे। इनमें से अल्पसूचित 118 तथा तारांकित 147 प्रश्नों के उत्तर विभागों से प्राप्त हुए, जबकि अल्पसूचित 3, तारांकित 1 तथा अतारांकित 32 प्रश्नों के उत्तर विभागों के पास लंबित हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सदन की संसदीय गतिविधियां जन सरोकारों के प्रति काफी सक्रिय और उत्तरदायी हैं। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोहनपुर का ग्रामीण गंभीर रूप से घायल, रेफर। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोटाल चौक के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में मोहनपुर गांव निवासी रवि नायक 52 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल उच्च चिकित्सा के लिए रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को रवि नायक जगधा से अपने घर मोहनपुर लौट रहे थे। जब वे मोटल चौक पर पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस टक्कर में उनके बाएं पैर को बुरी तरह से कुचल दिया गया। वहीं उपस्थित स्थानीय लोगों ने त्वरित मानवीय पहल करते हुए घायल को तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा हेतु पीआरएम मेडिकल कॉलेज बारीपदा रेफर कर दिया गया। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय निवासियों में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रति गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस चौक पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए गलत रोड डिजाइनिंग और अधिकारियों की लापरवाही जिम्मेदार है। साथ ही लोगों का तर्क है कि मोटल चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण अति आवश्यक था, लेकिन अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण मांग को नजरअंदाज कर दिया, जिसका परिणाम आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों का यह भी कहना है कि इस चौक पर अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रेलवे कर्मचारियों के लिए नया क्यूआर कोड, आईडी कार्ड, संविदा और नियमित कर्मचारियों के लिए अलग रंग। अब देश भर के रेलवे कर्मचारियों और संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को एक नया पहचान पत्र जारी किया जाएगा। रेलवे बोर्ड की प्रधान कार्यकारी निदेशक रेणु शर्मा ने सभी जोन को इसके लागू करने का आदेश दे दिया है। नया पहचान पत्र क्यूआर कोड आधारित होगा, जिससे कर्मचारियों की जानकारी डिजिटल तरीके से आसानी से उपलब्ध होगी। नियमित रेल कर्मियों का पहचान पत्र पीले रंग का होगा, जबकि संविदा कर्मचारियों के लिए नारंगी रंग का कार्ड जारी किया जाएगा। यह पहचान पत्र न केवल कर्मचारी की पहचान साबित करेगा, बल्कि संविदा कर्मचारियों के लिए कार्यालय में प्रवेश का प्रमाण भी होगा। पहचान पत्र पर कर्मचारी की तस्वीर, हस्ताक्षर, नाम, पद, विभाग, जारी होने और वैधता की तिथि तथा जारीकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर शामिल होगा। क्यूआर कोड स्कैन करने पर कर्मचारी का नाम, पता, पद, कार्यस्थल, आधार नंबर, कार्ड जारी होने और वैधता की तिथि तथा कार्ड जारी करने वाले अधिकारी की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। पलामू में आईजीएसपी ने पुलिस चेक पोस्ट और ऑफिसर गेस्ट हाउस का किया उद्घाटन। पलामू जिले के बैरिया चौक पर पुलिस चेक पोस्ट और पुलिस लाइन स्थित ऑफिसर गेस्ट हाउस का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा और एसपी रेशमा रमेशन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर दोनों भवनों को समर्पित किया।
उद्घाटन के दौरान एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, डीएसपी राजीव रंजन सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद एसपी रेशमा रमेशन ने कहा कि चेक पोस्ट के शुरू होने से शहर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त होगी, आवागमन पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। वहीं ऑफिसर गेस्ट हाउस तैयार होने से पुलिस पदाधिकारियों को ठहरने और आधिकारिक कार्यों में सुविधाएं बढ़ेंगी। एसपी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि पुलिसिंग में आधुनिकता और सुविधा दोनों को प्राथमिकता दी जाए। आईजी ने भी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसे कदमों को आवश्यक बताया और कहा कि चेक पोस्ट आमजन की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गेस्ट हाउस के उद्घाटन के मौके पर आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, एसपी रेशमा रमेशन, डीएसपी मणिभूषण प्रसाद, प्रशिक्षु डीएसपी राजीव रंजन ने परिसर में पौधा भी लगाया। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 9 जिले में एसआरई फंड से उपयोग हो रहे वाहनों की जानकारी मांगी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 9 जिले में एसआरई फंड से उपयोग किए जा रहे वाहनों की जानकारी मांगी है। जिन 9 जिलों से जानकारी मांगी गई है उनमें चाईबासा, लातेहार, बोकारो, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, खूंटी, लोहरदगा और सरायकेला शामिल है। मुख्यालय ने इन जिलों के एसपी को तत्काल जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि एसआरई योजना के ट्रांसपोर्टेशन मद के तहत जिले में जो 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों का उपयोग किया जा रहा है उसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। सभी जिलों के एसपी को 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की संख्या, 4 पहिया वाहन के प्रकार जैसे जीप, बोलेरो, स्कॉर्पियो और इसे उपयोग करने वाले का नाम सहित अन्य जानकारी मांगी गई है। साहिबगंज अवैध पत्थर खनन की सीबीआई जांच के दायरे में अफसर व राजनीतिज्ञ नोटिस जारी करने की तैयारी। साहिबगंज जिला के नीबू पहाड़ अवैध पत्थर खनन की जांच के दौरान सीबीआई ने अपना दायरा नामजद अभियुक्तों के अलावा अफसरों और राजनीतिज्ञों तक बढ़ा दिया है। अब तक हुई जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर सीबीआई इस मामले में अब प्रभावशाली लोगों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर रांची सीबीआई ने विजय हांसदा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी 6/22 को री रजिस्टर कर मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की थी। प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में नवंबर 2023 में नियमित केस दर्ज किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई इस प्राथमिकी में 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के खिलाफ ईडी जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। साथ ही राजेश यादव उर्फ दाहू यादव को छोड़कर सभी जेल जा चुके हैं। पलामू के सभी सीएचसी में खुलेगी बेबी केयर यूनिट, नवजात शिशुओं को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। पलामू जिले में शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर, लेस्लीगंज, पांकी, मनातू, पाटन, विश्रामपुर और हरिहरगंज में जल्द ही बेबी केयर यूनिट शुरू किए जाएंगे। फिलहाल जिले के किसी भी सीएचसी में बेबी केयर यूनिट उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण नवजात बच्चों को गंभीर जोखिम उठाना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार योजना के पहले चरण में उन सभी सीएचसी में यूनिट खोली जाएगी जहां फिलहाल बेबी केयर की सुविधा नहीं है। इसका उद्देश्य प्रसव के तुरंत बाद नवजात की विशेषज्ञ देखभाल है ताकि जच्चा और बच्चा एक ही स्थान पर सुरक्षित रहें। पलामू जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रति माह औसतन 200 से 300 तक प्रसव होते हैं। इनमें कई नवजात ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म के तुरंत बाद विशेष निगरानी की आवश्यकता होती है, लेकिन बेबी केयर यूनिट नहीं होने के कारण इन बच्चों को मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संचालित एसएनसीयू में भेजना पड़ता है। सारंडा के कुख्यात 1 करोड़ इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल तक पहुंची एनआईए की जांच। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने ओडिशा के राउरकेला में 4000 किलोग्राम विस्फोटक लूट मामले में बड़ी प्रगति दर्ज की है। जांच में साफ हुआ है कि लूटा गया विस्फोटक सीधे झारखंड के सारंडा जंगल में सक्रिय नक्सली नेटवर्क तक पहुंचा था। इसी नेटवर्क का नेतृत्व 1 करोड़ का इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल करता है, जो लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की सूची में शीर्ष पर है। एनआईए की जांच के अनुसार झारखंड और ओडिशा के नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने पर हमला करने और सरकारी परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की योजना के तहत विस्फोटक की लूट की थी। इसी कड़ी में एजेंसी ने 11 नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। गिरिडीह और दुमका में 2 अलग अलग रॉबरी केस में अपराधियों ने परिवारों को बंधक बनाकर नकदी जेवर की लूट की। पुलिस जांच जारी।
गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र के द्वार पहाड़ी में गुरुवार सुबह ग्रामीण चिकित्सक हरेंद्र कुमार के घर में 3 हथियारबंद अपराधी घुस गए। बाइक से आए आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर परिवार को बंधक बनाया और घर से लगभग 4 लाख की संपत्ति लूट ली। अपराधी सीसीटीवी का डीवीआर भी अपराधी ले गए। पीड़ित परिवार के अनुसार सुबह करीब 6:30 बजे आरोपी मेडिकल स्टोर के पास बाइक खड़ी कर सीधे घर में घुस गए। विरोध करने पर हरेंद्र के पिता से मारपीट की गई और कनपटी पर पिस्टल लगाकर उनको धमकी दी गई। इसके बाद सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद कर घर खंगाला गया। जाते जाते आरोपियों ने महिला से गले और कान के जेवर भी उतरवा लिए। वे करीब 35 मिनट तक घर के अंदर रहे। हल्ला मचने पर आसपास के लोग जुटे और पुलिस भी मौके पर पहुंची। जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप दास ने बताया कि जांच में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और आरोपियों की पहचान की दिशा में काम चल रहा है। IIT ISM धनबाद के प्रोफेसर सौरभ सेनगुप्ता को मिला IEI यंग इंजीनियर्स अवार्ड 2025। IIT ISM धनबाद के लिए गर्व की बात है कि केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सौरभ सेनगुप्ता को देश के सबसे प्रतिष्ठित शुरुआती करियर सम्मान IEI यंग इंजीनियर्स अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। IEI यंग इंजीनियर्स अवार्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया द्वारा दिया जाने वाला एक बड़ा सम्मान है, जिसमें 35 साल से कम उम्र के उन युवा इंजीनियर्स को पहचान दी जाती है जिन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च, तकनीकी विकास, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे क्षेत्रों में खास उपलब्धियां हासिल की हों। प्रोफेसर सेनगुप्ता का चयन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने रिसर्च और तकनीकी कार्यों से इंजीनियरिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। संस्था ने प्रोफेसर सौरभ सेनगुप्ता को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी है और कहा है कि उनका यह सम्मान IIT ISM धनबाद के लिए गौरव का विषय है। अंत्योदय ने 40 महीने में 502 शव का किया अंतिम संस्कार। अंत्योदय एक अभियान ने करीब 40 महीने में 502 लावारिस शव का अंतिम संस्कार किया। शुक्रवार को अंत्योदय ने एक साथ 3 लावारिस शव मिलने पर 500 के आंकड़े को पार कर दिया। अभियान के संयोजक प्रवीण सेठी ने बताया कि अंत्योदय ने 31 अगस्त 2022 को गणेश चतुर्थी के दिन लावारिस शव के अंतिम संस्कार करने की कार्यक्रम शुरू किया था, जो अब भी जारी है। प्रवीण के अनुसार एक वर्ष में जितने शव, महिला, पुरुष या बच्चे, किसी के अंतिम संस्कार कराया जाता है, सभी की आत्मा की शांति के लिए बिष्टुपुर स्टेट पार्वती शमशान घाट में सामूहिक श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण और हवन कराया जाता है। मालूम हो कि जमशेदपुर से मिलने वाले लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन बगैर प्रशासनिक सहयोग के अंत्योदय एक अभियान के सदस्य आपस में चंदा एकत्र कर लावारिस शव का अंतिम संस्कार करते हैं। रांची के ठाकुर गांव के उरुगुट्टू में भीषण सड़क हादसा, कोयला लदा ट्रक बाइक पर चढ़ा, पति पत्नी की मौत, मासूम बेटा गंभीर। रांची के ठाकुर गांव थाना क्षेत्र के उरुगुट्टू में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनका 2 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब एक कोयला लदा ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान बाना पीढ़ी गांव निवासी सुनील ओराव और उनकी पत्नी राजमुनी देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दंपति अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ कोनकी गांव में आयोजित छठी कार्यक्रम से घर लौट रहे थे, तभी उरुगुट्टू के पास ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।